बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला चैप्टर शुरू करना है और उस चैप्टर का टाइटल है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसने रेस्पिरेशन करवानी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं, यानी रेस्पिरेशन करने का मकसद क्या है। दुनिया में कोई भी सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन उसके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेशन किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा क्या देता है, तो रेस्पिरेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को तोड़ा जाता है और उस फूड के टूटने से एनर्जी निकलती है जो सेल अपनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन की ये जो स्टेज जिसमें फूड को तोड़ के एनर्जी निकाली जा रही है, ये सेलुलर लेवल पे होती है, सेल के लेवल पे होती है, विद इन द सेल होती है। तो इस वजह से इसको सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाएगा। तो एवरी ऑर्गेनिज्म, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जिसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी दैट इज एक्सट्रैक्टेड, उसको निकाला जाएगा आउट ऑफ फूड, फूड के मालिक्यूल से निकाला जाएगा। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस उन प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें फूड को तोड़ा जा रहा है। क्लियर? क्योंकि कैटाबॉलिज्म ये मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है जिसमें मालिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो हर वो हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें फूड को तोड़ के एनर्जी निकाली जा रही है और सेल अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, उन सारे कैटाबॉलिक प्रोसेसेस का मजमुआ सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इन सारे कैटाबॉलिक प्रोसेस के मजमुए का मतलब क्या है? जैसे अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें, ह्यूमन सेल में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, एक क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन, मसल की बात करें फर्मेंटेशन। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये फूड को तोड़ के एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस के मजमूए को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाएगा। और ये किस में हो रही है? सेल्स के अंदर हो रही है। इस वजह से ये कौन सी रेस्पिरेशन है? सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ बनाया है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। और ये प्रोसेस हो किस में रहा है? सेल के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ ये इंसान है, इंसान के अंदर ये सेल हैं। ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर सेल, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के आगे दो टाइप्स हैं। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन के बगैर हो तो एनारोबिक। लेकिन ह्यूमन सेल में ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इस वजह से चूँकि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फिर हम ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? फूड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेल के अंदर तोड़ा गया और उससे एनर्जी बनी। उससे क्या बनी? एनर्जी बनी। लेकिन ये जो सेल था ये तो बॉडी के अंदर मौजूद है ना, बॉडी के किसी हिस्से के अंदर मौजूद है। यहाँ तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी? जैसे इंसान में सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है? पहले इंसान इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करता है, सांस लेता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ये वहाँ से फिर ब्लड के ज़रिए से टिश्यू तक पहुँचती है। इसी तरह जब फूड ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो बदले में जो प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले ब्लड में आती है और ब्लड से फेफड़ों में आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है, वहाँ से बाहर चली जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसने ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना, ब्लड में, और ब्लड से टिश्यू तक पहुँचाना, इस सारे आप कह सकते हैं सिस्टम ने क्या करना है? इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन सेल तक पहुँचानी है। ठीक है? और इसी सिस्टम ने क्या करना है कि जो हमारे पास सेल की कार्बन डाइऑक्साइड है जो फूड के टूटने की वजह से बनी है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीजन को अंदर लाना, फिर ब्लड में भेजना, ब्लड से टिश्यू तक, तो इस सारे प्रोसेस के मजमूए को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा ही इस वजह से गया है क्योंकि इसने बाहर के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है और उन सारे प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन सेल तक पहुँचेगी। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ऐसी हमारे पास प्रोसेस है। इस टर्म को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लिया जा रहा है और टिश्यू तक पहुंचाया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके इन्वायरमेंट के अंदर डिस्पोज ऑफ भेजा जा रहा है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ा जाएगा। और ये बॉडी सिस्टम लेवल पे हो रहा है, ये सेलुलर लेवल पे हो रहा है, ये बॉडी सिस्टम लेवल पे हो रहा है। अच्छा, बॉडी सिस्टम लेवल का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे जो जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के,
ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल रखते हैं। एटम मिलके मालिक्यूल्स बनाते हैं, मालिक्यूल मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली मिलके सेल बनाते, सेल मिलके टिश्यू बनाते, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते। ये जो काम हुआ है जिसमें बाहर से ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाया गया, ये कोई एक ऑर्गन परफॉर्म नहीं करता, ये मल्टीपल ऑर्गन परफॉर्म करें। हमारा नोज़, हमारा फेरेंक्स, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें परफॉर्म करके ये काम हो रहा है इस वजह से। और ऑर्गन के मजमूए को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो सारा काम हुआ है ना कि ऑक्सीजन को सेल तक पहुँचाया गया है, ये सिस्टम होगा तब जाके एक प्रोसेस ह्यूमन के अंदर परफॉर्म होगा। तो इस वजह से जब मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक तो सांस लेना है कि पहले हमने सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर लेके आए और सांस के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। फिर वो जो हवा है वो ब्लड के पास जाएगी, ब्लड के साथ गैसेस एक्सचेंज करेगी, ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के वापस आएगी और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होगा। तो इन सारों के मजमूए को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। और वो सिस्टम या वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो इन सारे प्रोसेस को, सांस लेने को, ब्लड के साथ हवा के गैसेस एक्सचेंज करने को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को टिश्यू तक या टिश्यू से रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, ये सारे प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट कैरी आउट ऑल दीज प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा वो सारा का सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो इन सारे प्रोसेस को चला रहा है वो मिलके बनाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का यही मतलब होगा, ऑक्सीजन का लेना और टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर निकालना। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन काम है वो लंग्स का है, क्योंकि लंग्स के पास एक सरफस होती है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सरफस, और ये वो जगह है जहाँ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज किसके दरमियान? जैसे हमारा नोज़ है ना, ये हमारे अंदर की हवा और बाहर के दरमियान गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सरफस नहीं। रेस्पिरेटरी सरफस कहते किसको हैं? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो जगह जहां हवा और ब्लड के दरमियान गैसियस एक्सचेंज हो, ऐसी सरफस जिसमें हवा और ब्लड के दरमियान क्या हो? गैसियस एक्सचेंज हो, वो रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी। जैसे हमारे नोज़ में जो हवा है ना, देखो हमारे बॉडी के अंदर हवा जो मुख्तलिफ़ रास्तों से गुजरती है, मुख्तलिफ़ सरफेसेस से गुजरती है। हमारे नोज़ से गुजरती है या हमारी ओरल कैविटी से गुजरती है, फेरेंक्स हलक से गुजरती है, उसके बाद ट्रेकिया सांस की नाली से गुजरती है और फिर ब्रोंकाई से गुजरती है। तो हवा मुख्तलिफ़ सरफेसेस से गुजरती है। लेकिन ये जितने भी मैंने नाम लिए कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, क्योंकि हवा जब नाक में जाती है ना तो नाक से ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती। तो रेस्पिरेटरी सरफेस उस जगह को कहा जाता है जहाँ हवा से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर आएगी। और ये काम हमारे फेफड़ों में जिस जगह हो रहा है उस जगह का नाम है एल्व्यूलाई। उस जगह का नाम क्या है? एल्व्यूलाई। अच्छा, अगर हम जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग क्या करता है? कुछ देर के लिए ना हवा को मुंह में रखता है, क्योंकि फ्रॉग के मुंह के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस है। जब हवा मुंह में ठहरती है तो काफ़ी सारी ऑक्सीजन मुंह से ही ब्लड में चली जाती है और काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मुंह में ही हवा में शामिल हो जाती है। इसी तरह फ्रॉग की जो स्किन है वो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है, क्योंकि फ्रॉग की स्किन के ज़रिए से भी गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड हो रहा है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में सिर्फ लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाई हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करते हैं। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होगी जो हवा और ब्लड के दरमियान गैसियस एक्सचेंज को करवाएगी। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ कि सपोज ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये ब्लड है, ये एयर है, तो ब्लड से ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आएगी। लेकिन जिस वक्त कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो उसके लिए वो कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल करें? क्योंकि ट्रांसपोर्ट, मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ये मुख्तलिफ तरह से हो रही है। ये डिफ्यूजन के ज़रिए से भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से भी, ऑस्मोसिस के ज़रिए से भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी हैं। लेकिन आपने याद रखना है जो हवा की जो ट्रांसपोर्टेशन है एयर से ब्लड में और ब्लड से कार्बन, बल्कि हमारी बॉडी में हवा जहाँ भी ट्रांसपोर्ट हो रही है और गैसियस एक्सचेंज जहाँ भी हो रहा है वो हमेशा डिफ्यूजन के ज़रिए से होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन हवा से ब्लड में जा रही है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का लेवल हवा में ज़्यादा होगा और ब्लड में कम होगा।
और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड से एयर में आ रही है तो यहाँ इसका लेवल हाई होगा और यहाँ इसका लेवल लो होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन हवा से ब्लड में डिफ्यूज़ होती है हाई से लो की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर में डिफ्यूज़ होती है, क्लियर। अब वो सरफेस जिसने ये काम करवाया है उसको तो हमने रेस्पिरेटरी सरफेस कहा। आगे इस सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को आसानी से करवा सके। यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी होनी चाहिए एनेबल कि वो रेस्पिरेटरी सरफेस को इस काबिल बनाए फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस इट, कि इसके इर्द गिर्द बड़े आसानी से डिफ्यूजन हो सके। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी मॉइस्ट एंड परमिएबल। परमिएबल का मतलब कि हवा इससे गुजर सकती हो। अच्छा, इसके सरफेस को हमेशा मॉइस्ट रखा जाता है ताकि जो हवा आए वो थोड़ी देर के लिए यहाँ कैप्चर या एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अगर ड्राई सरफेस होगा तो हवा टकरा के वापस चली जाएगी। तो इस वजह से यहाँ की सरफेस में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये सरफेस मॉइस्ट और परमिएबल होनी चाहिए कि गैसेज इससे गुजर सकती हों, सो दैट गैसेज कैन पास थ्रू इट। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये इसको बारीक होना चाहिए। जितनी बारीक होगी उतने क्रॉसिंग करना क्या होगी, आसान होगी, उतना एयर और ब्लड के दरमियान डिस्टेंस कम होगा और हवा और गैसेस को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इट इज़ थिन सो दैट गैस हैज़ टू ट्रेवल मिनिमम डिस्टेंस। हमने गैशियस एक्सचेंज के बारे में कहा कि ब्लड और एयर के दरमियान गैशियस एक्सचेंज होगा रेस्पिरेटरी से। तो अगर यहाँ ब्लड का आना जाना ना हो तो ज़ाहिर बात है फिर भी वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो अगली प्रॉपर्टी ये, इट हैज़ ब्लड सप्लाई सो दैट गैसेस कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द ब्लड, कि ब्लड आ रहा हो ताकि जो गैसेज हैं वो ऑक्सीजन जा रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही हो। अच्छा, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि पर्दे वगैरह होते हैं ना, थोड़ी तेज़ हवा चले ना वो इकट्ठे हो जाते, थोड़ी तेज़ हवा चले वो इकट्ठे हो जाते। लेकिन अगर हम उन पर्दों को एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर से धागों से बांध दें ताकि वो इकट्ठे ना हो, तो स्पोर्ट की वजह से क्या हुआ कि वो पर्दा हिलता तो रहेगा लेकिन वो इकट्ठा नहीं होगा। इसी तरह जब हवा या ब्लड आके यहाँ टकराता है तो ये ना हो कि उस टकराव की वजह से ये इकट्ठी हो जाए। तो इसके पास इतनी स्ट्रक्चरल सपोर्ट होनी चाहिए कि वो हवा के प्रेशर को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके, और वो जगह जो है वो ओपन इसी तरह रहे, ये ना कि वो इस तरह इकट्ठी हो जाए। बाज़ बीमारी ऐसी है जिसमें इकट्ठी हो जाती है, फिर सांस लेना क्या होता है, मुश्किल होता है, या हम आगे एक दो कंडीशन पढ़ेंगे भी सही। तो ये जो सरफेस है इट हैज़ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसके पास ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए सो दैट इट रिमेन ओपन, ये ओपन रहे और डू नॉट कोलैप्स, ये कोलैप्स ना करे। और उसके बाद इसको बॉडी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, इट शुड बी मॉइस्ट। अगर ये बॉडी के बाहर होगी तो मुसलसल पानी एवोपरेट करता रहेगा, वो तो ड्राई रहेगा। अगर ये बॉडी के अंदर होगी तो मॉइस्ट सरफेस के वाटर कंटेंट को मेंटेन करना आसान होगा। तो इट इज़ लोकेटेड इंटरनल, जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस फेफड़ों के अंदर है तो वो ज़ाहिर बात है फिर उसको मॉइस्ट रखना थोड़ा सा आसान होता है। इट इज़ लोकेटेड इंटरनली सो दैट मॉइस्ट सरफेस डू नॉट लूज वाटर। और अगला जो पॉइंट है जो हवा है, ज़ाहिर बात है जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एयर और ब्लड के अंदर, जैसे अभी हमने कहा कि ब्लड का आना जाना यहाँ लगा हुआ हो, तो इसी तरह एयर का भी आना जाना लगा हुआ हो ताकि वो गैसियस एक्सचेंज आसान हो जाए। तो एयर कैन वेंटिलेट ओवर इट, तो हवा का भी यहाँ आना जाना लगा हुआ हो ताकि हवा भी इधर से आ रही हो, इधर से ब्लड आ रहा हो। जो ब्लड आएगा वो CO2 लेके आएगा, तो यहाँ CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, जब ब्लड यहाँ से जाएगा वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ कम हो जाएगा, और हमने इस जगह ऑक्सीजन के लेवल को कम रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ज़्यादा। इसी तरह हवा आएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगी, और जब जाएगी ज़्यादा CO2 को लेके जाएगी, ज़्यादा CO2 को लेके जाने की वजह से यहाँ CO2 कम हो जाएगी। तो ये जो ब्लड का आना जाना और हवा का आना जाना, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो ग्रेडियंट होता है, ये जो लेवल होते हैं कि यहाँ हमेशा ऑक्सीजन लो होगी, यहाँ हाई होगी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी, यहाँ लो होगी, ये मेंटेन रहता है। अच्छा, इसी तरह ये जो हवा जब रेस्पिरेटरी सरफेस से पहुँचे तो ऐसी नालियों से गुजर के आए जिनकी सरफेसेस मॉइस्ट हों, क्योंकि आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, देखो हम जब भी सांस लेते हैं ना, अगर मौसम खुशगवार हो, उसमें हल्की हल्की नमी सी हो, ठीक है, तो हम जब सांस लेते हैं ना ऐसे करके तो हमें मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि वो जो गीली गीली हवा है वो हमारे नथनों से गुजरेगी, हमारे फेरंग से गुजरेगी, वो सरफेस को गीला करता चला जाएगा और इसमें हमें मज़ा आता है। लेकिन अगर हम यही सांस जून जुलाई के महीने में लू के अंदर लें, जब गर्म हवा होती है, तो हमारी अंदर की जो आप कह सकते हैं जो नथने हैं, जो मुंह है, वो झुलस जाता है, जल जाता है, और प्रॉब्लम हमें एक इरिटेशन सी होती है। अगर सोचें
अगर हमारी ये ट्यूब्यूलर सिस्टम ना होता तो ये डायरेक्टली जो हवा है वो ड्राई हवा वहाँ तक पहुँच जाती है रेस्पिरेटरी सरफेस तक। अब अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि हवा को मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूब्यूल से गुजारा है। हवा को नेज़ल कैविटी से गुजारा है, हवा गीली हो जाती है, फिर उसके बाद फेरेंक्स से गुजारा जाता है, वो मज़ीद उसको गीला कर देता है। हमारा जो ट्रेकिया है वहाँ से गुजरती है, मज़ीद गीली हो, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं उनकी दीवारों से हमेशा वाटर निकलता रहता है, वो मॉइस्ट रहती है। वो क्या रहती है? मॉइस्ट रहती है। इस वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस तक जब हवा पहुँचे वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूब्यूल्स से गुज़र के आए, ताकि हवा जब इन ट्यूब्यूल से गुजरेगी वो पानी के वाटर वेपर के साथ सैचुरेट हो जाएगी, यानी वो नमी वाली हो जाएगी। और नमी वाली हवा का मुख्तलिफ सिस्टम से गुजरना और यहाँ आना, इसके फ़ायदा ये होगा कि ये सरफेस जो है ना मॉइस्ट ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ ड्राई हवा आती है ना तो ये सरफेस को भी ड्राई कर देगी। तो मॉइस्ट एयर का हमारे सिस्टम से गुजरना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा काम हवा को मॉइस्ट करना हमारा नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी का काम, कि हमारी ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी मुसलसल अंदर बाहर से आने वाली जो हवा है उसको मॉइस्ट भी कर रही है और बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसको लेकर आ रही है, ठीक है। तो बहरहाल रेस्पिरेटरी सरफेस की ये 7 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। मॉइस्ट और परमेएबल होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट होनी चाहिए, इंटरनली होनी चाहिए, एयर की वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब हवा का आना जाना। और हवा जब इस सरफेस तक पहुँचे तो सरफेस तक पहुँचने से पहले ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूबुलर सिस्टम से होके गुजरे, ताकि जब ट्यूबुलर सिस्टम से हवा गुजरेगी तो वो वाटर वेपर्स की वजह से वो नमी वाली हो जाएगी। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, चैप्टर का स्टार्ट है। और कोई भी चैप्टर होता है अगर उसको शुरू से ही तैयार करना शुरू कर दिया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू चैप्टर में दिए गए होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट एंड पे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें तो इंशाल्लाह जब अगला चैप्टर चलेगा तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।